जिस तथाकथित शराब घोटाले की जांच नरेंद्र मोदी के इशारे पर ईडी और सीबीआई पिछले 2 साल से कर रही है, ₹2 का भी प्रमाण अभी तक सिद्ध नहीं हुआ। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर हिंदुस्तान की आजादी के बाद का सबसे बड़ा घोटाला किया है, वो देश के सामने है। हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्टर कंपनी है, नरेंद्र मोदी की पार्टी उससे इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा वसूल रही है। अब शराब घोटाले का जो किंग पिन जिसको भारतीय जनता पार्टी कहती थी, उसी रेड्डी को आज वो रेड्डी नरेंद्र मोदी का जो है फोटो लगा के चुनाव लड़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। दिल्ली में लगातार शराब घोटाले को लेकर के भाजपा आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। केजरीवाल जेल में है। अभी फिलहाल संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी राहत दी है और जमानत पर बाहर आए हैं। पूरे देश में संजय सिंह घूम घूम के भाजपा के जिस तरीके से तानाशाही चल रही है उस पर बात कर रहे हैं और रोज नए नए खुलासे कर रहे हैं। आज हम बातचीत करेंगे आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश से युवा अध्यक्ष हैं। मैं उनसे बातचीत करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि जो उठापटक चल रही है, आज भी जिस तरीके से जेल में मिलने जाना चाहती थी सुनीता केजरीवाल, उनको मना कर दिया गया। इस पे संजय सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। संजय सिंह ने बताया है उन तमाम मुद्दों पे जो आम आदमी पार्टी के लिए जो दिल्ली में चल रहा है, सरगर्मी चुनाव के मद्देनजर बढ़ गई है, तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों। मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि शराब घोटाला हुआ है, इसमें पहले से 2 मंत्री, उसके बाद केजरीवाल गिरफ्तार हुए, उसी में संजय सिंह भी गिरफ्तार हुए, अब संजय सिंह जमानत पर हैं। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, बहुत दुर्भाग्य है। मुझे लगता है कि जिस तथाकथित शराब घोटाले की जांच नरेंद्र मोदी के इशारे पर ईडी और सीबीआई पिछले 2 साल से कर रही है, ₹2 का भी प्रमाण अभी तक सिद्ध नहीं हो पाया जी। और आप देखिए कि हमारे चाहे वह सत्येंद्र जैन जी हो, मनीष सिसोदिया जी हो, या फिर संजय सिंह जी हो, अरविंद केजरीवाल जी हो, दफ्तर से लेके घर तक, और मुझे लगता है कि कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ईडी और सीबीआई ने छापेमारी नहीं की। आप समझिए, इस पूरे मामले में आप संजय सिंह जी का मामला उठाकर देख लीजिए। 6 महीने संजय सिंह को जेल में रखा गया और जब आखिरी दिन जब सुप्रीम कोर्ट ने जब बेल ग्रांट किया संजय सिंह जी को, उस दौर में भी आपने देखा कि ईडी के पास कोई तर्क नहीं था जी। कोई तर्क नहीं था उनके बेल को विरोध करने का, अपोज करने का। क्यों? क्योंकि ना कोई मनी ट्रेल हुआ, ना कहीं कोई रिकवरी हुई और इस बात को ईडी साबित भी नहीं कर पाई कोर्ट के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक करारा तमाचा ईडी के भी मुंह पे चढ़ा और भारतीय जनता पार्टी के भी मुंह पे चढ़ा कि किस तरीके से आप एक 3 बार की चुनी हुई सरकार को, जो प्रचंड बहुमत की सरकार है, उस सरकार के मुखिया को, उनके तमाम नेताओं को आप बदनाम करने का प्रयास कर रहे हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये एक पार्टी है जो महज 10 सालों में राष्ट्रीय पार्टी बन गई। जो पार्टी दिल्ली के अंदर 3 बार सरकार बनाई, पंजाब के अंदर सरकार बनाई और नरेंद्र मोदी के गढ़ में घुस के 15% वोट ले लिया, 40 लाख मतदाताओं से वोट ले लिया। तो ये कहीं ना कहीं पीड़ा थी नरेंद्र मोदी को। और सबसे दुर्भाग्य ये है कि जिस व्यक्ति ने इस पूरे घोटाले में, आप देखिए, जिस व्यक्ति को ईडी और सीबीआई ने और दूसरा भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ताओं ने, जिस व्यक्ति को किंगपिन बताया इस पूरे केस का, यानी शरद चंद्र रेड्डी, वो बताइए 60 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को डोनेट करता है। उस समय डोनेट करता है जब वो एक तरीके से गिरफ्तारी में था और उसकी इसी बिहाफ पे, इसी ग्राउंड पे उसकी बेल होती है क्योंकि उसने 60 करोड़ रुपए रिश्वत दी भारतीय जनता पार्टी को। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह नरेंद्र मोदी के ऊपर भी है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह ईडी की कार्रवाई के ऊपर भी है, क्योंकि ईडी का जब आप कन्विक्शन रेट देखेंगे तो 0.5% है। तो ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक तरीके से षड्यंत्र है, खास करके आम आदमी पार्टी को लेकर, हम लोग को जितना भी मनोबल को तोड़ने का प्रयास करें, हमको झुकाने का प्रयास करें, हम लोग डरने और झुकने वाले लोग नहीं हैं। इनके एक एक सवालों का हम जवाब ऐसे देते रहेंगे। ठीक है, लेकिन इस बीच एक सवाल ये भी चल रहा है कि जब संजय सिंह जेल में थे, केजरीवाल को जेल में डाला गया, तो तमाम लोग जो भी हैं, जैसे आतिशी बोल रही थी मीडिया में, एक और मैं नाम भूल रहा हूँ, संदीप दुर्गेश पाठक है, और तमाम लोग बोलने लगे थे मीडिया में। सौरभ भारद्वाज लगातार बोल रहे थे। संजय सिंह के आने से ये तमाम लोग बोलना बंद कर दिए। भाजपा का ये कहना है कि ये जमानत संजय सिंह की जो हुई है, भाजपा चाहती थी कि आम आदमी पार्टी के लीडरशिप कमजोर हो, वो ना बोलें, संजय सिंह को इसलिए बाहर निकाला गया है। क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी कब चाहेगी कि आम आदमी पार्टी की तरक्की हो? भारतीय जनता पार्टी ने तो इस पूरे तथाकथित शराब घोटाले को प्लांट ही इसीलिए किए क्योंकि आम आदमी पार्टी को खत्म कर सके। अभी आप सोचिए कि हमारे एक मंत्री का, जिस तरीके से उस मंत्री ने इस्तीफा दिया,
आप देखिए पहले उसके यहाँ पे 23 घंटे की ईडी छापेमारी करती है, और जिस दिन 23 घंटे की छापेमारी हुई उस दिन उसका बयान सुन लीजिए, और फिर 12 अप्रैल को उनके यहाँ छापेमारी होनी थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर, गुजरात के अंदर, गोवा के अंदर और अलग अलग राज्यों में जैसे तैसे करके आम आदमी पार्टी के हर एक नेता को खत्म करने का प्रयास कर रही है। दरअसल इनका ऑपरेशन लोटस हिंदुस्तान के हर राज्य में सफल हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो ऑपरेशन लोटस दिल्ली और पंजाब में जाता है वो फुस हो जाता है। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी आंदोलन की कोख से निकली हुई पार्टी है। हम लोग कोई बहुत बड़े राजनीतिक घराने के लोग नहीं हैं। सबने अपना काम धाम छोड़ के, नौकरी को छोड़ के, नौकरी को लात मार के, हमारे मुखिया ने नौकरी को लात मार के राजनीति शुरू की है। तो ये दरअसल भाजपाइयों की भूल है कि वो आम आदमी पार्टी को किसी भी स्तर से झुका सकते हैं। हम लोग डरने और झुकने वाले नहीं हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी के दोगले चरित्र को, तो देश की जनता ये बात जान गई, और हम लोग तो बार बार माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभार प्रकट करते हैं कि जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा घोटाला किया है, वो देश के सामने है कि किस तरीके से, सोचिए हिंदुस्तान में, अभी मैं नरेंद्र मोदी जी को कल सुन रहा था, वो मटन पे और चिकन पे बयान दे रहे थे। हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्टर कंपनी है, नरेंद्र मोदी की पार्टी उससे इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा वसूल रही है। आप बताइए, बड़े बड़े मंचों से आप रोजगार की बात छोड़ के, पढ़ाई लिखाई दवाई की बात छोड़ के आप बीफ की, मटन की बात कर रहे हैं। तो ये देश की जनता समझ चुकी है कि 10 साल में सिर्फ और सिर्फ इस सरकार ने दिवाला निकालने का काम किया। महंगाई किस स्तर पे पहुंच गई, रोजगार का कुछ पता है नहीं। तो मुझे लगता है कि 2024 में देश की जनता इनका तंबू खाड़ के इनको भेजने का काम करेगी। आप जिस मुद्दे पर थे, मटन और ये तमाम जो राजनीतिक मुद्दे अब नरेंद्र मोदी जी की तरफ से चलाए जा रहे हैं, तेजस्वी पे आप जानते हैं, वो तेजस्वी, लालू प्रसाद और कहा जाए तो राहुल गांधी, ठीक है, इन तीनों पर वो टारगेट कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी ने भी कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड पे कोई बात नहीं होती, रोजगार पर कोई बात नहीं होती। अब चुनाव है केंद्र में और आप महागठबंधन के साथ हैं। आपके मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों के साथ इस बार जाएंगे जनता के बीच? देखिए, 31 मार्च को दिल्ली में जब आपने देखा कि रामलीला मैदान में इंडिया अलायंस की महारैली हुई, जिसमें देश के तमाम विपक्षी नेता उस एक मंच पे साझा उन्होंने किया, मंच को साझा किया। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के विरोध में सब लोग एक मंच पे पहुंचे। तो जेल से भी माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने मैसेज आदरणीय सुनीता केजरीवाल जी से पहुंचाया कि अगर हम लोग सत्ता में आते हैं, यानी इंडिया अलायंस सत्ता में आती है, तो 2-4 चीज़ें जो हिंदुस्तान की जनता को नहीं मिल पाई अभी तक, जो मूलभूत सुविधाएं थी, चाहे वह बिजली की बात हो, शिक्षा की बात हो, अस्पताल की बात हो, जो दिल्ली से निकलकर पंजाब पहुंची है और गुजरात और देश के अन्य राज्यों में जा रही है, वो एक प्रमुख मुद्दा है जिसको लेकर इंडिया अलायंस काम कर रही है। और आप देख रहे हैं लगातार जो भी मैनिफेस्टो अलग अलग दलों का आ रहा है, अभी मुझे लगता है आने वाले दिनों में जॉइंट मैनिफेस्टो भी आएगा, लेकिन जो भी अलग अलग मैनिफेस्टो आ रहा है उसमें ये बात तो तय है कि हमारी लड़ाई है बुनियादी सुविधाओं की। इंडिया अलायंस बात कर रहा है बुनियादी सुविधाओं की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, बिजली की, पानी की। लेकिन दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी बात कर रहे हैं जाति की, धर्म की, हिंदू की, मुस्लिम की, मंदिर की, मस्जिद की। आप समझिए, सोचा कि राम मंदिर का मामला चलेगा, राम मंदिर का मामला उतना चल नहीं पाया। फिर इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड का जो एक तरीके से बम फूटा, उसको छुपाने के लिए 6/14 पे वो वेबसाइट पे अपलोड होता है और 7 बजे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करवा देते हैं। तो ये देश की जनता है, देश की जनता बात कर रही है बुनियादी सुविधाओं की। तो नरेंद्र मोदी के बहकावे में तो देश की जनता वैसे भी नहीं आ रही। कई सारे वीडियो आ रहे हैं अलग अलग राज्यों से, आप देखिए कि किस तरीके से इनके प्रत्याशियों को दौड़ाया जा रहा है। और कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो जो तानाशाही करेगा तो उसका एक समय निश्चित है, उसके बाद से उसका डाउनफॉल होना तय है। आपने कहा कि इस बार चुनाव जो है वो शिक्षा पर होगा, बेरोजगारी पर होगा, दवाई पर होगा, अस्पताल पर होगा। आपका जो अस्पताल है वो ईडी और सीबीआई के घेरे में है। आपका जो शिक्षा मॉडल है वो जांच के घेरे में है। केजरीवाल जी जेल में हैं। लोकप्रियता से डर गई भाजपा या सच में कहीं पे कोई छेद है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के मामले में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो ईडी और सीबीआई विपक्षी नेताओं के मामले में तो शक्तिमान हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नेताओं की बात कर लीजिए तो उसमें वो गजनी मूड में चले जाते हैं। एक एक करके आप देख लीजिए। हेमंत विश्व शर्मा से शुरू करिए, वाटर घोटाले का आरोपी था। भाजपाइयों ने, असम के अंदर के भी भाजपाइयों ने बेचारे घर घर पर्चा बांटे कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है, इसको तो जेल में जाना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने क्या किया, उसी घोटालेबाज को उठाकर असम का मुख्यमंत्री बना दिया। भोपाल के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर एक भाषण नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं कि मेरे
बगल में अगर कोई भ्रष्टाचारी खड़ा हो जाए तो मेरी ताप से भस्म हो जाता है। और 70,000 करोड़ का आरोपी है, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और 3 दिन के बाद उसी 70,000 करोड़ के आरोपी अजीत पवार को उठा के डिप्टी सीएम बना देते हैं महाराष्ट्र के अंदर। छगन भुजबल का मामला देख लीजिए, 2016 में ईडी ने उसके ऊपर एफआईआर दर्ज किया, 2 साल वो जेल में था। और जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है 2023 में, भारतीय जनता पार्टी में जैसे वो शामिल होता है, ईडी कहती है कोर्ट के अंदर की फाइल ही गुम हो गई छगन भुजबल की। मुकुल रॉय की बात कर लीजिए, शुभेंदु अधिकारी की बात कर लीजिए, येदियुरप्पा की बात कर लीजिए, आप नारायण राणे की बात कर लीजिए, यानी एक लंबी लिस्ट है। अभी कोयले घोटाले का आरोपी नवीन जिंदल जो हरियाणा के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी के मुखिया नरेंद्र मोदी जी बड़े बड़े मंचों से इस बात को कहते थे कि बहुत बड़ा कोयले का घोटाला इसने किया है, इसको तो जेल में भेजना पड़ेगा। लेकिन बताइए, उसको उठा के भाजपा में शामिल कराया और अब लोकसभा का चुनाव लड़वा रहे हैं। शराब घोटाले का जो एक किंगपिन जिसको भारतीय जनता पार्टी कहती थी, उसी रेड्डी को आज वो रेड्डी नरेंद्र मोदी का जो है फोटो लगा के चुनाव लड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं दोगला चरित्र देश की जनता जान चुकी है। और आप छोड़ दीजिए भ्रष्टाचारियों की, भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है, ईडी और सीबीआई भले विपक्षी दलों के नेताओं के ऊपर कार्रवाई कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जिसने अभी हाल ही में, आपको पता हो कि जो एक व्यक्ति संजय सरोज करके था, जो टेरर फंडिंग करता था, भाजपाइयों ने उसको भी भारतीय जनता पार्टी का पटका पहना के शामिल करा लिया। तो ये दरअसल ऐसे लोग हैं जिनका ना राष्ट्र में कोई विश्वास है, ना देश की तरक्की में कोई विश्वास है। ये बस हिंदुस्तान के अंदर इनकी तमाम वन नेशन और वन तमाम इलेक्शन की बातें करते हैं। ये दरअसल वन नेशन वन पार्टी चाहते हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार अगर 2024 में बनी तो ये बात सही है, हिंदुस्तान से सारे विपक्षी दलों को ख़त्म कर दिया जाएगा, तानाशाही रहेगी, जो आज मुझे लगता है कि जो आप देश की जनता इस बात को देख रही है। ये हमारे साथ थे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के युवा अध्यक्ष, और ये लगातार कह रहे थे कि जिस तरीके से भाजपा भ्रष्टाचार पे बात करती थी और तमाम उन भ्रष्टाचारियों को अपने साथ ले रही है, तो ये उनके मंसूबे को दर्शाता है। और अगर 2024 के इलेक्शन में देश की जनता ने सोच समझकर विचार कर अगर मतदान नहीं किया तो आने वाले समय में दूसरे दल खत्म कर दिए जाएंगे। आप बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।